नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। आज आपके साथ मैं जिस विषय पर चर्चा कर रहा हूं वो घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस पे चर्चा कर रहा हूं। आज इंदौर के शासकीय जीजाबाई महिला महाविद्यालय में एक वर्कशॉप चल रही है। वो है लीगल राइट ऑफ वुमेन एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। समाजशास्त्र विभाग के द्वारा ये एक 7 दिवसीय वर्कशॉप की जा रही है, जिसमें महिला के अधिकारों और उनके क्रियान्वयन की चर्चा की जाए। उसमें अलग अलग सब टॉपिक थे, तो घरेलू हिंसा पे मुझे आमंत्रित किया गया था। वही व्याख्यान मैं आपको यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। इंदौर का ये जो कॉलेज है समाजशास्त्र विभाग, इसमें मीनाक्षी स्वामी, सुमित्रा वास्केल, समता श्रीवास्तव, मैडम श्रीदेवी, इन लोगों ने मिलकर करा था। और मुझे घरेलू हिंसा पे, मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, तो कानूनी पक्ष या घरेलू हिंसा के जो लीगल एस्पेक्ट है उसकी चर्चा ना करते हुए मैंने सिर्फ इसके समाजशास्त्री दृष्टिकोण पे चर्चा की। वही मैं ये व्याख्यान आपके साथ रख रहा हूँ कि घरेलू हिंसा है क्या, और इसमें कुछ 2-3 नए एंगल भी मैंने तलाशने का प्रयास किया, जिससे महिलाएं घरेलू हिंसा से बच सकें और अपने आप को सुरक्षित रख सकें। घरेलू हिंसा 2 शब्द हैं, एक घरेलू और हिंसा। हिंसा हम सभी समझते हैं, वायलेंस अंग्रेजी में कहते हैं, उसका हिंदी अनुवाद हिंसा है, यानी जानबूझ के नियम, जो सामाजिक नियम, सामाजिक मूल्य, उनको तोड़ना। और घरेलू यानी घर में, अर्थात घर की 4 दीवारी जिसमें हम रहते हैं, उस 4 दीवारी में होने वाले हिंसात्मक या विघटनात्मक व्यवहार जो किसी के साथ भी किसी को भी नुकसान पहुंचाए, वो घरेलू हिंसा में आते हैं। इसमें महिलाएं नहीं, इसमें पुरुष भी शामिल हैं। घरेलू हिंसा में सामान्यतः देखा जाता है, चर्चा होती तो हम चर्चा करते हैं महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रहे हैं, और हो भी ना क्यों, क्योंकि 26 अक्टूबर 2006 को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जो लागू किया गया है, 2005 में प्रस्तुत किया गया था और उसको लागू किया गया 26 अक्टूबर 2006 से, पर वो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कहलाता है। वो महिलाओं के प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, महिलाओं को उनके अधिकार दिला रहा है, महिलाओं के साथ घर में, घर के लोगों के साथ, परिवार के लोगों के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार पे इंगित है। लेकिन घरेलू हिंसा में आप देखिए, आजकल घरेलू हिंसा का शिकार हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग भी हो रहे हैं। बहुत से परिवार ऐसे हैं कि माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, शारीरिक शिथिलता आ जाती है, आर्थिक संकट भी होता है, क्योंकि वृद्धावस्था आते आते वो अपने बच्चों को स्टैब्लिश करने में उनकी पूरी पूंजी खत्म हो जाती है। फंड का पैसा, ग्रेच्युटी का पैसा सब चला जाता है, और पेंशन जो मिलती है, पेंशन में उनका जीवन यापन बड़ी मुश्किल से होता है। पेंशन में उतना नहीं होता, क्योंकि अस्वस्थ होने के कारण उनको सभी की सहायता चाहिए, शारीरिक अक्षमता आती है, बीमार होते हैं। तो अब उसमें यहाँ पे देखा गया है, भारतीय समाज में ही हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके साथ भी हिंसा होने लगी। परिवार के उनके ही बच्चे, बहू, बेटे, बेटियां, उनके सबकी अपनी अपनी जरूरतें रहती हैं, सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएं रहती हैं। बुजुर्ग को अकेला छोड़ जाता है, मानसिक रूप से वो हिंसा का शिकार हो रहे हैं। कुछ जगह मतलब उनके साथ दुर्व्यवहार भी होता है। तो घरेलू हिंसा में खाली महिलाएं नहीं, पुरुष भी शामिल हैं, खासतौर से हमारे बुजुर्ग, हमें उनको भी देखना है। तो ये जो अधिनियम है 26 अक्टूबर 2006 से देश में लागू किया गया, और वास्तव में इसके बारे में अगर हम देखें, घरेलू हिंसा को मैं मूक अपराध मानता हूं। एक मूक अपराध है, चूंकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में, हालांकि ये खाली भारत नहीं पूरे विश्व में है, महिलाओं की स्थिति भारत नहीं सभी जगह 2 दर्जे की है। महिला के साथ में एक देखा जाए तो वास्तव में महिला सील बंद, महिला जो है सील्ड भाग्य के साथ जन्म लेती है। जो भी महिला जन्म लेती है वो उसका भाग जो है सील बंद है, कहाँ जाएगी, क्या होगा, उसका कोई उसको पता नहीं रहता, सील बंद है। और ये परंपरागत समाज जो है, इनमें ज्यादा ही इनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वो हिंसा की भावना वहां बहुत ज्यादा है। घरेलू हिंसा वास्तव में जिस 4 दीवारी में हम रह रहे हैं
उस चार दीवारी में जहां सभी को सुरक्षा होनी चाहिए, परिवार के बीच में परिवार के लोगों के द्वारा ही किए जाने वाले दुर्व्यवहार, परिवार के लोगों के द्वारा किए जाने वाले अपमान, चाहे वो मानसिक हों, चाहे शारीरिक हों, या व्यवहारात्मक हों, कार्यस्थल के हों, कार्य संबंधी हों, या निर्णय लेने के पे, ये सारे के सारे जो हैं घरेलू हिंसा के में आते हैं। मुंबई में एक SNDT महिला विश्वविद्यालय है, इसकी पूर्व कुलपति सुमा चिटनिस ने तो यहाँ तक कहा है, सुमा चिटनिस कहती हैं महिलाएं कई तरह से पीड़ित होती हैं। वास्तव में महिलाएं पीड़ित होने के साथ साथ उनकी नियति है कि उनको पीड़ित किया जाता है। सामान्य तौर पे आप देखिए, दमन तो होता ही है, दमन से लेकर दुरुपयोग होना है, विज्ञापन में उनका दुरुपयोग हो रहा है, यौन शोषण होना है, आक्रामकता उनके साथ होती है, शोषण किया जाता है, गंभीर उत्पीड़न, गंभीर स्तर पे उत्पीड़न, जैसे कन्या भ्रूण हत्या एक गंभीर उत्पीड़न है। लड़की की उपेक्षा, अगर घर में लड़की का जन्म हो गया तो उसकी उपेक्षा की जाएगी। लड़के को तो बहुत स्वागत सत्कार किया जाता है, लड़के को कुबेर माना जाता है, लड़की को लक्ष्मी कहते जरूर हैं, लेकिन उसके साथ व्यवहार वैसा नहीं होता। पोषण आहार में उसको कमी दी जाती है, शिक्षित करने में हम उसके प्रति निगेटिव एटीट्यूड रहता है कि क्या करेगी पढ़ के, इसको क्या करना, ससुराल जाना है। आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। विकसित होने के पूर्व भी, कन्या के पूर्ण विकास होने के पूर्व भी हम उसका विवाह कर देते हैं। अब मैं आपको एक, इसमें अभी तक तो कहीं ऐसी चर्चा नहीं हुई है, हमारे जो महिला कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, या उन लोगों ने इस पर कोई चर्चा नहीं करी। आपको मैं एक घरेलू हिंसा का एक दृष्टांत बताता हूं। प्रसव भी वास्तव में घरेलू हिंसा है। डिलीवरी ये बहुत दर्दनाक होता है, क्योंकि किसी ने भी प्रसव के दर्द को पर हिंसा के रूप में उल्लेखित नहीं किया है। हम सभी जानते हैं प्रसव होना ने एक नया जन्म, एक तो बच्चा जन्म लेता है, वो उसके साथ जो महिला की जिसकी डिलीवरी होती है, जो प्रसव से पीड़ा से पार होती है, वो भी एक नया जन्म लेती है। लेकिन कभी भी किसी ने प्रसव को घरेलू हिंसा के रूप में नहीं देखा। वो हिंसात्मक है, बहुत दर्दनाक होता है। उसके बाद परिवार का व्यवहार क्या होता है, हॉस्पिटल से आने के बाद हम उस महिला से पुनः अपेक्षा करने लगते हैं कि वो पूर्ववत करे, उसको कोई आराम नहीं देते, कोई रेस्ट नहीं देते, घर के सारे काम वो संपादित करने लगती है। घर के काम करेगी, संपादित करेगी। इवन अगर सिजेरियन ऑपरेशन होगा तो उसमें तो और भी ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा है, टाँके टूटने का खतरा, लेकिन हम उससे पूर्ववत व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। ठीक है, डिलीवरी हो गई, आपका काम खत्म, आप फिर से हमारे दैनिक कार्यों में लग जाइए। और पति महत्व क्या है, वो अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति पुनः शुरू, वो नहीं रुक। तो वहां आप देखिए उस वक्त क्या स्थिति है कि प्रसव से आई, उसको आराम नहीं मिल रहा है, आप फिर उसको कर रहे हैं। और एक और चीज, कुछ परिवारों में अभी भी लड़के की चाहत में हर साल लड़की हो रही, 6-6, 7-7, कम उम्र की जो महिला है, शादी हुई नहीं और 10 साल के अंदर उसके 7-8 बच्चे हो जाना, लड़के की चाहत में हर बार। तो वो प्रसव भी एक तरीके से घरेलू हिंसा है। आप उसको हिंसात्मक रूप से प्रसव की आड़ में भी उसके साथ हिंसात्मक व्यवहार कर रहे हैं। हमारे भारत में तो तमिलनाडु में कहावत ही है, लड़कियों के लिए बारे में कहा जाता है कि जैसे पड़ोस में आंगन में बढ़ रहे पौधे, पड़ोस के आंगन में जो पौधे बढ़ रहे हैं, उसी तरह से पौधे के बढ़ने की तरह से तुलना करी जाती है कि लड़की भी हमारे यहाँ उसी बढ़ रही है, इसलिए उसको तत्काल शादी करते हैं, अरे ये तो बढ़ रही है। और दूसरी चीज, पुत्र जन्म को एक आनंद का अवतार के रूप में देखा जाता है। घर में कहीं भी, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, शिक्षित हो अशिक्षित हो, सभी जगह आप देखिए आज भी पुत्र जन्म को एक आनंद के अवतार के रूप में लिया जाता है। और वहीं बेटी का जन्म होता है तो परिवार के लिए वो एक दुख की जड़ मानी जाती है। आपने देखा होगा बेटी की शादियां जो होती हैं, आज भी भारतीय माता पिता उसकी सहमति के बिना ही कर देते हैं। बहुत आजकल होने लगा है कुछ लोग, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम है। अभी भी एक अनुमानतः विभिन्न शोधों से पता चला है कि लगभग 80% परिवारों में लड़की से बिना पूछे, उसकी बिना सहमति के जीवन साथी का चयन कर लिया जाता है। और तर्क देखिए आप, कितने घिनौने तर्क देते हैं, कितने निर्दयी तर्क देते हैं, अपमानजनक तर्क देते हैं। अब आप उनसे, ये हमारे सो कॉल्ड पढ़े लिखे शिक्षित लोगों के तर्क हैं, वो कहते हैं कि क्या कभी गाय को जो घास देते हैं, घास दी जाती है ना, पूरा घास का,
तो हम गाय से पूछते हैं क्या कि तुझे घास चाहिए? ठीक इसी, अब गाय से तुलना उन्हें लड़की कर दी है। जब गाय से हम नहीं पूछते, उसको घास दे देते हैं, तो ऐसी लड़की से क्या पूछना? उसके लिए हमने जीवन साथी का चयन कर लिया। अब सोचिए हमारे यहाँ शिक्षित समाज में क्या है, ये भी एक मानसिक आघात है ना, ये भी घरेलू हिंसा है। दूसरी चीज, इसको अगर अपन देखें, कुछ उदाहरण बताता हूं जो आए दिन पेपर में आते हैं, आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे होंगे, मैंने भी पढ़े हैं। उन्हीं में 2004 में महाराष्ट्र के तुम्बरे जगह की एक घटना है। पिताजी घर आए, खेत से घर आए, बैठे घर में, गर्मी का मौसम था, तेज प्यास लग रही थी। बच्ची उनकी थी 7-8 साल की, उससे पानी मांगा। अब बच्ची 7-8 साल की बच्ची को कितना क्या है कि पिताजी आए, पानी देना जरूरी नहीं, उसने सुनी अनसुनी कर दी, खेल में मग्न रही थी, खेल रही थी अपने, नहीं सुना। पिताजी का इतना गुस्सा चढ़ गया कि अच्छा मेरी बेटी, मैंने पानी मांगा, मुझको पानी नहीं देगी, उसने गुस्से में उसका गला घोंट दिया। अब बताइए उस लड़की का क्या अपराध था? ये घरेलू हिंसा हुई ना। मैंने कहा ना, घरेलू हिंसा में ना उम्र है, ना जाति है, ना धर्म है, ना आय, सारे वर्ग इसमें समाहित है। एक और उदाहरण है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में ग्रामीण क्षेत्र में एक 10 साल की बेटी की शादी, उसने ग्रामीण परिवार ने 50 साल के, बूढ़ा ही कहा जाएगा 50 साल का, उस बच्ची के लिए तो बूढ़ा है, उसके साथ शादी कर दी। क्यों करी? क्योंकि उसने जो भैंस थी, भैंस मर गई थी, भैंस के का जो कर्ज चुकाना था, तो उसने अपनी बेटी की शादी, 10 साल की बेटी की शादी 50 साल के अधेड़ से कर दी, जिससे जो पैसा मिला उससे उसने भैंस का कर्जा चुकाया। बात गई मौलवी जी के पास गई, गांव की पंचायत में गई, तो निर्णय क्या आता है? ये बच्ची को बेच दिया, कोई गलत नहीं करा, बच्चे तो होते हैं, बच्ची तो है ही है, कर्ज उतारने के लिए उसने, अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए अगर उसने बच्ची को बेचा है, कोई गलत नहीं। अब बताइए, बच्ची से कोई सहमति नहीं ली गई। ये पाकिस्तान की घटना है, कोई मतलब भारत नहीं, पाकिस्तान का बता रहा हूं। ये एक तरीके से उधार चुकाने के लिए वो जायज है बोलते हैं। अब बताइए, तो पुरुष जो है अभी भी अपने को सुरक्षा कर्ता मानते हैं, एक सुरक्षात्मक कर्ता के रूप में देखते हैं, और वो बर्बर तरीके से महिला के साथ में शोषण करते हैं और महिला को नियंत्रित करते हैं। आज भी कानूनी रूप से देखा जाए तो पिता को ही बच्चों का प्राकृतिक अभिभावक माना जाता है। इसलिए मैंने कहा ये घरेलू हिंसा मूक अपराध है, ये वास्तव में मूक अपराध है, क्योंकि महिला एक सीलबंद भाग के साथ जन्म लेती है, उसको कुछ पता ही नहीं कहाँ होगा क्या नहीं होगा, उसका क्या भाग है। और ये जो घरेलू हिंसा के प्रकरण जो सरकार ने अधिनियम बनाया है, इसके बाद भी नहीं रोक रहा। इसके मूल वजह क्या है कि हर महिला, हर स्त्री जो है या लड़की अकेलेपन में जीना चाहती है, अकेलेपन में रहती है, तो उसकी घबराहट रहती है कि मैं अकेले कैसे जीऊंगी, शर्म की भावना है, और वो सालों से पीड़ित होती रहती है। और पति के व्यवहार को, पति के द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार को स्वयं महिला छुपाती है। वो उसमें ये डर रहता है कि अगर मैंने उजागर कर दिया, पति को सजा हो गई, तो मुझे अकेले जीवन जीना पड़ेगा। एक शर्म होती, अरे क्या कहूंगी, मेरा पति मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, और वो उसके दुर्व्यवहार से पीड़ित होती रहती है। उसको एक स्वीकार कर लेती है, मेरे पुराने जन्मों का फल है ये। कहीं ना कहीं इस अनैतिकता की सहमति का नतीजा ही है निरंतर बढ़ती हुई हिंसा। जो अनैतिकता है ना, अनैतिक व्यवहार के प्रति महिला की खुद की स्वीकृति, खुद की सहमति के कारण क्या है, ये व्यवहार जो है घरेलू हिंसा को निरंतर वृद्धि दे रहा है। अब घरेलू हिंसा की, जैसे मैंने प्रसव की बात की ना, ऐसे एक है वैवाहिक बलात्कार, मार्शियल रेप। एक गंभीर समस्या है ये, क्योंकि बलात्कार की चर्चा तो हम आए दिन देखते हैं। निर्भया हत्याकांड हुआ, और अभी हाथरस में कांड हुआ, और छोटे छोटे कई होते हैं। लेकिन जो वैवाहिक बलात्कार है वो उससे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होगा, क्योंकि बलात्कार में तो एक अनजान व्यक्ति के द्वारा महिला के साथ शोषण होता है, महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है, और उसको उसके परिवार की सिंपैथी भी मिलती है। परिवार के लोग उसके साथ मिलकर लड़ते हैं, पूरा समाज लड़ता है, कैंडल भी निकाले जाते हैं, लोग विरोध भी करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि वैवाहिक बलात्कार कितना दर्दनाक है? इसमें पीड़िता जानती है कि उसके घर परिवार के लोगों का के द्वारा उसके पति, जो उसका जीवन साथी है, उसके वो अर्धांगिनी है जिसकी, वही उसके साथ शोषण कर रहा है, उसके साथ बलात्कार कर रहा है। और जब वो इसकी चर्चा करती है अपने घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाओं से,
सास से, नंद से, तो उसको चुप करा दे। इवन उसकी माँ भी उसको मना कर देती है। अब बताइए, घर में ही सुरक्षित नहीं है, घर में ही सुरक्षित नहीं है। वैवाहिक बलात्कार वास्तव में एक गंभीर मानसिक आघात है, इससे बड़ा आघात कुछ नहीं है। आपने कभी सोचा नहीं, इसमें महिला चुप रहती है और उसे समान और स्वीकृत व्यवहार बनता जाता है। महिला की चुप्पी जो है, इसीलिए वैवाहिक बलात्कार एक उसकी स्वीकृति के कारण बढ़ता जा रहा है और सामान्य स्वीकृत व्यवहार बन गया। इसमें महिला हमेशा भय में जीती है, वो विरोध भी नहीं कर पाती। वो पति जब कमरे में आता है तो उसके साथ ये रहता है कि वो नब्ज अपनी खुद टटोलने लगती है कि क्या स्थिति होगी। मैं एक घटना है, मैंने एक किताब पढ़ी थी, भारत में घरेलू हिंसा, रिंकी भट्टाचार्य द्वारा संपादित है। ये पुस्तक है रखी है, ये पुस्तक भारत में घरेलू हिंसा, इसमें बहुत सी कहानियां दी हैं। कहानी नहीं, वे तो सत्य घटनाएं हैं, रिंकी भट्टाचार्य ने इनका कंपाइल किया है। इसमें दिया, एक महिला 103 डिग्री बुखार था, कांप रही थी, ठंड से, ठंड लग रही थी। पति देव आए, उसने अपने पति से कहा कि मुझको बहुत ठंड लग रही है, एक रजाई और दे दो। अब उसके पति का व्यवहार देखिए, उसने कहा, उसकी रजाई अलग कर दी, एक रजाई दी नहीं बल्कि उसका कई कपड़े उतारो, पूरा नेकेट करा और फिर उसके साथ इंटरकोर्स किया। और वो कहता क्या है, महिला रोती रही, नहीं, उसका कहना था, मैं ये देखना चाहता हूं 103 डिग्री बुखार में इंटरकोर्स में क्या हालत होती है, तुमको कितना मजा आया, मुझको अब बताइए इंटरकोर्स को मजा कह रहा है। इसमें है, ये घटना है, सच्ची घटना है, इस टाइप की बात। और दूसरी चीज, ये वास्तव में हमारे यहाँ संविधान में क्या है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। हर किसी के मौलिक अधिकार हैं, स्वतंत्रता। अनुच्छेद 24 और 21 के तहत हर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के संरक्षण की बात की गई है। पर महिला के साथ जो वैवाहिक बलात्कार हो रहा है, वो भी तो उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं। जब हम आते हैं विवाह अधिनियम 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, वो कहता है पति को सेक्स सुख प्रदान करने, यौन सुख प्रदान करने हेतु पत्नी कर्तव्यों से बंधी हुई है और मानसिक क्रूरता के आधार पर इंटरकोर्स या संभोग से मना करने पर पति अपनी पत्नी से तलाक प्राप्त कर सकता है। और इसलिए उन्होंने कहा इसमें कोई संशोधन, यहां संशोधन करना जरूरी है, अभी तक इसमें संशोधन नहीं हुआ। बताइए, आप बिना उसकी सहमति के आप उसके साथ नहीं कर सकते इंटरकोर्स, लेकिन चल रहा है हमारे यहाँ। ये एक पवित्र बलात्कार है, इसको कहा जाता है कि महिला का वैवाहिक कर्तव्य माना गया है, इसलिए उसको हिंसा के नहीं लिया। हालांकि घरेलू हिंसा में इसको उठाया गया है, ये गलत चीज है, क्योंकि समाज में परिवार, कानून, पूर्ण सहयोग और सहानुभूति तो एक बलात्कार के पीड़िता को मिल जाती है, लेकिन जो रोज जिसके साथ हो रहा है वो महिला तो चुप ही रहना पड़ता है। और पितृसत्तात्मक मानकों को आत्मसात कर लिया है महिला ने, कि उसको नियति मान ली है कि उसके साथ उसे, इसलिए उसको दुर्व्यवहार का एहसास ही नहीं होता। 2-4 थप्पड़ खाना या धक्का मुक्की तो रोजमर्रा की बात है, इसकी तो कभी चर्चा ही नहीं होती। प्रताड़ना का बोध ही नहीं है, ये स्थिति हो गई हमारे यहाँ महिलाओं को कि प्रताड़ना हो रही है, उसका बोध ही नहीं है। वो इसे पूर्व जन्म का फल मानते हैं। माता पिता के घर लौट जाना चाहती हैं, और कुछ माता पिता के परिवार ऐसा होने से, कई घटनाएं हैं, कई केस आए, तो उसमें देखा है कि उसने कंप्लेंट करी घरेलू हिंसा में, जबकि बहुत सरल है, आप एक फोन कर दीजिए, डाक भेज दीजिए या कोई किसी के माध्यम से खबर पहुंचा दिए, तत्काल 24 घंटे के अंदर आपके साथ न्याय दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जब आता है तो नहीं, कई बार सोचती है तो माँ ही मना कर देती कि नहीं ऐसा नहीं करना, वो पति है, पति के खिलाफ नहीं, वो तो है। तो जो मैंने वैवाहिक बलात्कार की बात की है, उसको एक स्वीकृति दी गई है, नहीं तो पति का कर्तव्य, पति करेगा, और उसको है। अब आप देखिए, इसमें कई केस ऐसे आए हैं कि पति जबरदस्ती करता है। कुछ जगह तो ये कि पति खुद अपनी पत्नी के साथ, अगर पत्नी वो खुद करे तो ठीक है, उसकी सहमति लेने का कोई वो नहीं है, पत्नी का मन है या नहीं है, कुछ नहीं। दूसरी चीज, डिलीवरी के बाद भी जो स्थिति मैंने कहा था ना, प्रसव का दर्द भी एक घरेलू हिंसा है, वहां भी वो अपनी यौन इच्छा की पूर्ति करता है, उसमें भले ही उस महिला को कितना भी नुकसान हो, कितना भी। इसलिए मैं इसको राजा राम मोहन राय जी, जो हमारे प्रख्यात प्रथम समाज सुधारक माने जाते हैं, उनका एक कथन बहुत अच्छे से है, मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा। राजा राम मोहन राय ने कहा था कि शादी
के समय पत्नी को अर्धांगिनी माना जाता है। हमारे यहाँ विवाह में कहा गया पत्नी तो अर्धनांगिनी है, लेकिन आचरण में उसके साथ हम तुच्छ व्यवहार करते हैं। वहां अर्धांगिनी की बात ही नहीं, हम उसके साथ तुच्छ व्यवहार करते हैं। और ये सारी चीजें जो स्थिति हैं, इसमें महिला भी शामिल है। महिला की मौन स्वीकृति जो है वो उसके साथ है। अब आप सोचिए कि हमारे यहाँ स्थिति जो वैवाहिक बलात्कार की बात कर रहा हूं मैं, उसमें यह है गर्भावस्था में 8वें महीने यानी डिलीवरी होने के 4-5 दिन कुछ ऐसे हमारे पुरुष भाई हैं जो कि 4-5 दिन पहले तक भी संभोग करना चाहते हैं। अब बताइए उसमें बच्चे पे क्या असर होगा, उस महिला पे क्या असर होगा। दूसरी चीज, सिजेरियन डिलीवरी में भी वो आने के 3-4 दिन बाद उनको तो है कि हमको तो करना है, हमको यौन सुख की प्राप्ति है, और इसमें अक्सर गर्भपात हो जाते हैं। तो ये जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, लेकिन इसमें अभी तक कहीं किसी प्रकार का हुआ नहीं, मानसिक आघात है। एक और किस्सा है, मैंने पढ़ा था किताब में। एक महिला नौकरी करती थी, उसका पति नौकरी छूट गई थी, कुछ करता नहीं था, पीता था। अब रोज पीने के लिए उसको 100 रुपए चाहिए, तो वो पत्नी को मारता था और जबरदस्ती उससे पैसे लेता था। कुछ दिन बाद, रोज का नियम था, एक दिन उसका बेटा 10-12 साल का बेटा, उसको कुछ खिलौने चाहिए थे, टॉयज चाहिए थे। तो वो उसने अपनी माँ से पैसे मांगे, माँ ने मना करा कि अभी पैसा नहीं है, वो महंगा खिलौना था। बोले मैं तनख्वाह आएगी तब को दूंगा। तो बेटे की वर्निंग सुनिए, बेटा बोलता है पापा तर आपके लिए पैसा मांगते हैं, आप मना करती, वो मारते हैं, आप तत्काल दे देती हो। अब और मैं बहुत ही सज्जनता से मांग रहा हूँ खिलौने के लिए, मेरे को चाहिए, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, तो आप मुझको बोल रही कि अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। ये स्थिति वहीं लड़की के साथ थे। लड़की को स्कूल में कुछ कंपटीशन में भाग लेने, उसके फीस चाहिए थी, माँ ने कहा कि अभी नहीं, अगली बार ले लेना। लड़की ने भी वर्ण, तो माँ को लगा कि अरे ये जो हमारा परिवार का माहौल है धीरे धीरे बिगड़ रहा है। तो ऐसे में महिला ने फिर अपना तत्काल घर छोड़ा, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर वो घर नहीं छोड़ती है तो पिता के जो व्यवहार हैं वो उसके बच्चों में है, बच्चों का जो मानसिक विकास रोक रहा है वो एक होगा। तो ये कुछ घटनाएं हैं। यहाँ तो मैं बताता हूँ आपको कि वास्तव में सुलह करना ही एकमात्र रास्ता है। ये एक टेंडेंसी है हमारे खासतौर से भारतीय समाज में महिलाओं के साथ कि कहीं भी कोई स्थिति बनती तो सुलह करना है ना, वो परिवार को तोड़ना नहीं चाहती। उनको लगता है परिवार टूट जाएगा, परिवार बिखर जाएगा, अगर मैंने कर लिया तो पति जेल चला जाएगा, तो उस एकांत में मेरा भरण पोषण कौन करेगा, बच्चों को पालन पोषण। तो ये परिवार को तोड़ना नहीं चाहती और सुलह करने को एकमात्र रास्ता मानती है। यहाँ घरेलू हिंसा पे नियम बहुत हैं, बहुत कड़ा नियम बना है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, कोई भी महिला कहीं भी अगर खबर कर दे तत्काल सुनवाई होगी। लेकिन आपको मैं बताता हूं कि जैसे मैंने कहा ना, एक ऐसा व्यवहार है जो न जाति देखता है, न धर्म देखता है, न आयु देखता है, न शिक्षा देखता है। अमीर गरीब शहरी ग्रामीण सभी परिवारों में ये है। तो यहाँ पे आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं, हालांकि ये सभी महिलाओं को इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि पति अपमान करने वाला है तो स्वयं को आप दोषी मत ठहराइए। आप ये मत सोचिए कि मेरे कारण हुआ। अगर पति अपमान करने वाला है तो आप ये मत सोचिए कि मेरे भाग में ऐसा था, इसलिए इसको आप अपनी नियति मत मानिए, स्वयं को दोषी मत ठहराइए। और दूसरी चीज, जब वह हिंसात्मक व्यवहार करे तो उस वक्त उससे बहस ना करें, उसका खंडन ना करें उसकी बातों का, या उसका सामना ना करें। आप प्रयास करें कि उसके सामने से अलग हो जाए। और पति के लिए या स्वयं के लिए कभी दया महसूस करने से बचें। आप ये कभी मत सोचिए कि अगर मैंने पति मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो उसके लिए दया करें। दया नहीं, आप तत्काल उसकी कंप्लेंट करिए। एक हिंसा आपके वश में नहीं है, आपको जानना होगा कि हिंसा आपके वश में नहीं है। आपके साथ अगर हिंसा हो रही है तो आपको रोकना होगा। हमने देखा हमारे यहाँ महिलाएं क्या करती हैं, प्रार्थना करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, भगवान की भक्ति करती हैं, और उसी के लिए जो उसके साथ दुख दे रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, उसके सुधरने के लिए परिवार के लोगों के अपने परिवार में अपनी स्थिति अच्छी आने के लिए पूजा पाठ करती हैं। ये ठीक है, इससे आपको थोड़ी मानसिक शांति मिल जाएगी। लेकिन आप ये मत सोचिए इससे कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार कतई नहीं होगा, इसलिए पूजा पाठ प्रार्थना से दूर रहिए।
आप अपने साथ अपने जरूरी कागजात रखिए। पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, मार्कशीट है, चेक बुक, ये सब रखिए, क्योंकि कभी भी ऐसी स्थिति हो जब आपको घर छोड़ना पड़े तो इन कागजातों को लेके आप चले। क्योंकि अगर आप कंप्लेंट करने जाते हैं तो हमारे यहाँ पुरुष प्रधान व्यवस्था के कारण न्यायालय, थाने में, न्यायालय में आपसे सब कागजात पूछे जाएंगे। तो आप घर से निकलें, आप अगर घर छोड़ रहे हैं तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्योंकि आजकल ये सारे डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हो गए नौकरी के लिए, किसी के लिए भी। तो ये चीज़ें एक और है कि खास तौर से माताओं से मेरा निवेदन है कि वो अपने बच्चों को जेंडर सेंसिटाइजेशन करें। लड़के को भी समझाएं कि देखिए, आपके लिए लड़का लड़की दोनों बराबर हैं, और लड़के को बताया जाए कि वो अपने अहम में ना जिए, वो अपनी बहन को, अपने से छोटी बहन को या बड़ी बहन के साथ में सम्मान करना सीखे, दूसरी लड़कियों के साथ सम्मान करना सीखे। तो ये अगर हम देते हैं, ये शिक्षा अगर माँ देती है, तो हो सकता है कि हमारे यहाँ थोड़ा बहुत बदलाव आएगा। क्योंकि बच्चा भी देखता है, उसमें एक अहम रहता है, इगोइस्टिक रहती है, उसका पुरुषत्व हमेशा रहता है, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा हो या वो, उसमें एक पुरुषत्व रहता है। उसको हमेशा लगता है कि मेरा पुरुषत्व खत्म हो रहा है। आपने देखा होगा कि गाड़ी में लड़के कभी भी अपनी बहन के साथ नहीं बैठते, वो उसको पीछे बैठा लेंगे, खुद गाड़ी, लड़की कितनी अच्छी चलाएगी, बोले नहीं दीदी तुमसे नहीं बनता, तुम बैठो। अब इसमें कौन सी बात है भाई, दीदी भी तो ले जा सकती है, पर नहीं, छोटा भाई है पर वो गाड़ी खुद चलाएगा। ये एक अहम है, इगोइस्टिक बात है, पुरुषत्व की बात है। तो ये एक भावना जो है, महिलाओं को यहाँ ध्यान देना होगा, माताओं को, वो अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालें कि वो इनसे बचने का प्रयास करें। तब समान रूप से देखे तो निसंदेह घरेलू हिंसा जो एक अत्यंत बुरी स्थिति के, भारत में हर 15 सेकंड में एक महिला घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है, बलात्कार का शिकार हो रही है। तो महिलाओं को हम इज्जत दे सकते हैं, महिलाओं को हम बचा सकते हैं। तो ये आज चर्चा हुई है इंदौर के शासकीय जीजाबाई महिला महाविद्यालय में घरेलू हिंसा पे, ये मैंने अपनी बात रखी है। और मैं महाविद्यालय का अत्यंत शुक्रगुजार हूँ, मैंने प्रयास करा कि घरेलू हिंसा को एक नए दृष्टिकोण से, नए एंगल से प्रस्तुत करने का प्रयास करूँ। 2 चीज़ रखी हैं, प्रसव वाली हिंसा और वैवाहिक बलात्कार वाली हिंसा, और इसमें बहुत प्रावधान है, कानूनी रूप से बहुत अच्छा एक्ट है ये। और इसमें प्रयास करा जाए तो महिलाएं को अपने खुद पे सोच बदलनी होगी, अपनी सोच बदलना होगी, अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, आगे आना होगा, और उनका भविष्य तभी उज्जवल हो सकता है। नमस्कार।